मित्रों नमस्कार। मैं GSL पांडे आज आपके लिए हिंदी विषय में लेकर आया हूँ अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, इनका अध्ययन और मनन करें और अपनी परीक्षा की तैयारी करें। तो पहला प्रश्न है, असंगति अलंकार किसे कहते हैं? असंगति अलंकार में कार्य कहीं पर होता है और फल कहीं और प्रकट होता है। इस प्रकार कार्य का उसके फल से संगति नहीं रहती है, इसलिए इसे असंगति अलंकार कहा गया है। जैसे हृदय घाव मेरे पीर रघुबीर है। इसमें बताया गया कि लक्ष्मण के हृदय में घाव हो गया है, लेकिन जब उन्हें पीड़ा पूछी जाती है तो वे कह देते हैं कि श्री राम को पीड़ा है, मुझे पीड़ा नहीं है। तो कार्य कहीं है और उसका परिणाम कहीं है। एक उदाहरण और देखें कि जो तुम रूठे मेरी जान निकल जाती है, दिल घबराता है, आंखें भर आती हैं। तो यहाँ रूठता कोई और है, जान किसी और की निकलती है, घबराता दिल है और आंखों से आंसू निकलते हैं। तो कार्य कहीं परिणाम कहीं प्रकट होता है, इसलिए असंगत अलंकार दोनों उदाहरणों में है। अगला प्रश्न है, कुंडलिया छंद की परिभाषा दीजिए। कुंडलिया शब्द कुंडल से बना है। इसमें जिस शब्द से यह छंद प्रारंभ होता है उसी शब्द पर समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार से एक व्रत जिस स्थान से शुरू होता है उसी स्थान पर समाप्त हो जाता है, इसीलिए इसे कुंडलिया कहा गया है। इसमें 6 पंक्तियां होती हैं। पहली 2 पंक्तियां दोहा छंद से और अंत की 4 पंक्तियां एक रूला छंद की होती हैं। दोहा छंद की अंतिम पंक्ति रूला की प्रथम छंद पंक्ति बन जाती है। इस प्रकार से एक कुंडलिया तैयार हो जाता है। उदाहरण आप इसका कंठस्थ करें, मैं बोल रहा हूं, अगर चाहें तो लिख सकते हैं। लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहरो नद नालो पड़े, तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग, झपटी कुत्ता के मारे, दुश्मन दावा गिराए, ताऊ को मस्तक झाड़े, कहें गिरधर कबीराए, सुनो हे मन के साथी, सब हथियारन छाड़े, हाथ में लीजिए लाठी। इस प्रकार से यह एक कुंडलिया छंद तैयार हो जाता है। लाठी से प्रारंभ हुआ यह छंद लाठी पर ही समाप्त होता है। अगला प्रश्न है, करुण रस का स्थायी भाव, रंग और देवता बताइए। देखिए, रस आपने पढ़े होंगे, लेकिन बहुत सी किताबों में किस रस का कौन सा रंग है, उसका देवता कौन है, यह बहुत कम किताबों में आपको मिलेगा। तो यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, आप तैयार करें। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, उसका रंग कपोत वर्ण और उसके देवता यमराज बताए गए हैं। अगला प्रश्न है 4, उभय पद प्रधान समास किसे कहते हैं? उदाहरण भी दीजिए। तो उभय पद समास बताना है। उभय पद का अर्थ है कि जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं उसे उभय पद प्रधान समास कहा जाता है। तो ध्यान रखिए कि ऐसा समास द्वंद्व समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे हानि लाभ, नर नारी और पितरौ। इसमें क्या है, और शब्द का लोप होता है। जैसे हानि और लाभ, नर और नारी, माता और पिता। इस प्रकार से इसमें दोनों शब्द प्रधान होते हैं। अगला प्रश्न है, पावक
और नायक शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो ध्यान दीजिए कि पावक का संधि विच्छेद है पौ प्लस अक और नायक का संधि विच्छेद है नय प्लस अक। फिर से देखें, नायक का संधि विच्छेद है नय प्लस इक और यह जो संधि है वह अयादि संधि बनती है। एचो एवा या वहा इसका सूत्र है। अगला प्रश्न है, आठा प्रत्यय लगाकर दो शब्द बनाइए। तो ध्यान दीजिए, आठा प्रत्यय एक देशज प्रत्यय है और हिंदी का देशज प्रत्यय। इससे शब्द बनते हैं जैसे सन्नाटा, खर्राटा, फर्राटा आदि। और अगला प्रश्न आपके लिए है, चौमासा शब्द में उपसर्ग बताइए। तो ध्यान दें कि उपसर्ग हमेशा शब्द से पहले खोजा जाता है। तो इस चौमासा में पहला शब्द है चौ और यह हिंदी उपसर्ग है चौ। ये 4 संख्यावाचक है। अगला प्रश्न है, ऊंचा, भगत, कनौजिया, चकवा इन शब्दों के तत्सम शब्द बताइए। तो ऊंचा का तत्सम होता है उच्च, भगत का होता है भक्त, कनौजिया का कान्यकुब्ज और चकवा का चक्रवाक तत्सम शब्द होता है। अगला प्रश्न है, पेन, पेंसिल, टाई, कमीशन ये शब्द किस भाषा के हैं? मूल रूप से ये किस भाषा के शब्द हैं? तो ध्यान दें, ये शब्द मूल रूप से अंग्रेजी के हैं, लेकिन इन्हें हिंदी में सम्मिलित कर लिया गया है। अगला प्रश्न है, सिद्ध साहित्य को देने वाले सिद्धों की संख्या कितनी है? तो इसका सही उत्तर है 84 सिद्ध माने गए हैं, जिनमें से सरहपा बहुत प्रसिद्ध सिद्ध है और दोहा कोश इनकी प्रसिद्ध रचना है। और अगला प्रश्न है, विद्यापति किस काल के कवि थे? तो इसका सही उत्तर है विद्यापति आदिकालीन कवि हैं। कविशेखर, मैथिल कोकिल, अभिनव जयदेव इनके अन्य नाम भी हैं और पदावली इनकी रचना है। ये श्रृंगारिक कवि माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अपने पैरों पर खड़ा होना और आस्तीन का सांप इसका अर्थ बताइए। तो अपने पैरों पर खड़ा होना का अर्थ है स्वावलंबी होना और आस्तीन का सांप का अर्थ होता है विश्वासघाती होना। विश्वासघाती मित्र या अपना विश्वासघाती सगा संबंधी अगर होता है तो उसे आस्तीन का सांप कहते हैं। अगला प्रश्न है, घोड़ा और गाय किस प्रकार की संज्ञा हैं? तो ध्यान दीजिए, घोड़ा और गाय ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर घोड़े का नाम चेतक रख दिया जाए तो वह जातिवादी संज्ञा नहीं रहेगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। इसी प्रकार गाय का कोई नाम हो सकता है श्यामा, कपिला आदि, तो वह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। लेकिन इस समय ये दोनों शब्द जातिवाचक संज्ञा कहे जाएंगे। अगला प्रश्न है, रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, ये पंक्ति किस कवि की है? तो ध्यान रखें, इसको रचने वाले प्रसिद्ध कवि श्याम नारायण पांडे हैं और कविता का नाम है चेतक की वीरता। ये बहुत ही प्रसिद्ध कविता है। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। अगला प्रश्न वह भी कविता से संबंधित है। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता शुभ
विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा सा झीना नील छिपाए है जिसमें सुखगात। इस पंक्ति से आपको क्या शिक्षा प्राप्त होती है? तो ध्यान दें, इस पंक्ति से हमें शिक्षा मिलती है कि जिस प्रकार घने अंधकार वाली रात्रि के बाद सुखों का सवेरा आता है, उसी प्रकार जीवन में आने वाले अधिक कठिन से कठिन दुखों के बाद सुख निश्चित ही आता है। इसलिए व्यक्ति को बड़े धैर्य के साथ अपने दुखों को व्यतीत करना चाहिए और सुखों की आशा रखनी चाहिए। मित्रों, इस कविता को, इस पंक्ति को लिखने वाले जयशंकर प्रसाद, प्रसिद्ध कवि, छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद, और इनकी प्रसिद्ध कवि रचना कामायनी से ये पंक्तियां ली गई हैं। मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। कल एक नए वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होंगे। आप पढ़ते रहिए और अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। जय हिंद।